ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम सभी नरेशन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। नरेशन होता क्या है, जिसे कि कथन कहा जाता है। ये नरेट वर्ब से बना हुआ है। नरेट वर्ब क्या होती है? नरेट मीन्स होता है वर्णन करना। वर्णन करना मतलब क्या होता है? कहना। किसी बात को कहने के लिए दो रूपों में उसे कहा जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो वो एक रूप क्या है? एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। ठीक है। प्रत्यक्ष क्या होता है? जो हम किसी व्यक्ति से डायरेक्ट कहते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच को डिफाइन करें तो क्या कहते हैं? वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, राम सेड टू सीता आई डू माई वर्क डेली। तो यहाँ पर देखें, कहने वाला कौन है? राम है। और सुनने वाला कौन है? सीता है। और बात क्या कही जा रही है? आई डू माई वर्क डेली। ठीक है। तो ये अब यहाँ पर देखिए टू पार्ट्स हो रहे हैं, एक कॉमा से पहले और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। इसे बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स अधिकता होती है। जब भी पूछा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा भाग होता है, तो क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग। नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच सदैव इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग होता है और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग होता है। अब यहाँ पर भी हम देखें, इसके भी क्या पार्ट्स होते हैं? सी। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट। इसे हम स्पीकर भी कह सकते हैं। और इधर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिससे कोई बात कही जाती है, जो सुनने वाला होता है। थर्ड चीज है वर्ब। ये वर्ब कौन सी है? रिपोर्टिंग। अधिकतर इस पूरे भाग को रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच पूरा था। ये समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। अब इसी का जो दूसरा रूप है इनडायरेक्ट स्पीच। एक रूप ये हो गया, इस रूप में कहने की बात हो गई। एक दूसरी बात है जो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है? पहले ही बताया गया, ये अप्रत्यक्ष कथन होता है। अप्रत्यक्ष कौन सा होता है? जो वक्ता द्वारा कही गई वो बात जो हमें अपने शब्दों में व्यक्त करनी होती है। ठीक है। डिफिनेशन समझिए। वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि राम ने सीता से जो बात कही, सीता ने क्या किया? यही बात किसी तीसरे बच्चे से कही, किसी तीसरे पर्सन से कही। तो वो क्या हो गई? वो उसने अपने शब्दों में व्यक्त किया। तो उसको हम देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पर दिया है, राम टोल्ड सीता एट अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पूरा एक कथन बन गया, एक साथ जुड़ गया। तो इसे कहते हैं, यहाँ पर ये डायरेक्ट से ऐड कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। तो ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब यहाँ पर देखें, वहाँ पर कह रहा था राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा आई डू माई वर्क डेली। यहाँ पर क्या कह रहा है? सीता ये बता रही है, राम टोल्ड सीता, सीता बता रही है कि राम ने मुझसे कहा कि ही डिड हिज वर्क
डेली, कि वो अपना कार्य प्रतिदिन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स लगते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल देंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। सम इम्पोर्टेंट रूल्स, इसके अंतर्गत क्या आता है, ये आप इससे पहले आप एक चीज और देख लें कि सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो कुछ रूल्स इसमें क्या होते हैं। एक पहली बात तो देखें, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, अभी आपने देखा सेड। तो यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होती है। यहाँ पर देखें, ये रूल कहता है कि से को जब से के साथ टू होगा, अब टू होगा तो कहने का मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, तो से टू को किस में चेंज करेंगे, टेल में चेंज करेंगे। इसी तरह से सेज टू अर्थात सेज टू का जब ऑब्जेक्ट होगा तो टेल्स हो जाएगा। इसी तरह से सेड टू का जब ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल कहते हैं कॉमा व कॉमा व इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट जो कि मेन है, दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। देखें यहाँ पर असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना मतलब कोई भी डायरेक्ट स्पीच है, कोई भी सेंटेंस है, उसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ रूल्स लागू होते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स क्या हैं, कितने रूपों में उसे चेंज किया जाता है एक सेंटेंस को। तो यहाँ पर देखें कौन कौन से मुख्य परिवर्तन होते हैं। तो ये देखें आप, क्या है, फर्स्ट नंबर पे चेंजिंग इन द प्रोनाउंस। अब चेंजिंग इन द प्रोनाउंस का मतलब क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो भी प्रोनाउंस होते हैं। अब प्रोनाउंस आप जानते हैं, जैसा कि ये चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, कि जितने भी हैं ये सब प्रोनाउंस दिए हुए हैं। ठीक है, इनको जो है उस रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से कोई भी आता है तो किस तरह से चेंज होता है। तो ये फर्स्ट नंबर के अंतर्गत जो कि चेंजिंग इन द प्रोनाउंस है, इसके अंतर्गत आता है। दूसरी बात आती है, दूसरे स्तर पर कौन सी चेंजिंग होती है, सेकेंड नंबर, चेंजिंग इन द टेंस ऑफ द वर्ब। अब बात आती है चेंजिंग इन द टेंस ऑफ द वर्ब। तो टेंस ऑफ द वर्ब मतलब क्या है, क्रिया के टेंस में परिवर्तन। टेंस मतलब होता है काल, समय। तो उसमें परिवर्तन कैसे होता है,
जब एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा होता है तो उसमें देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई ना कोई वर्ब दी होती है, तो वो परिवर्तन कैसे होता है इसको हम इसके अंतर्गत आगे जब रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से चेंज किए जाते हैं। तीसरी बात आती है चेंजिंग इन द वर्ड्स शोविंग नियरनेस। चेंजिंग इन द वर्ड्स शोविंग नियरनेस। अब बात आती है वर्ड्स। वर्ड्स मतलब शब्द। कौन से शब्द? जो शोविंग दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? नियरनेस को दिखाते हैं, निकटता को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को चेंज करना है। इसे हिंदी में ये भी कह सकते हैं निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर देखें, अब हम देखेंगे आज यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो है चेंजिंग इन द प्रोनाउंस। तो चेंजिंग इन द प्रोनाउंस जो है वो यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है। इसमें देखें ये 7 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर पे क्या है? पर्सन। सेकेंड नंबर पे है नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव। पजेसिव क्या होता है? जो संबंध दर्शाता है। उसके अंतर्गत आता है एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। ठीक है, इसमें आप देखें पर्सन है, पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं। इसी तरह से जिस तरह से आप संस्कृत में पढ़ते हैं पर्सन अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये आप संस्कृत में पढ़ते हैं, उसी का रूप यहाँ पर दूसरा है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बस उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रथम पुरुष आप पढ़ते हैं उसमें कहते हैं सह तौते, और यहाँ पर क्या है थर्ड पर्सन में वही बात आती है वह वे। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पर्सन में उसमें क्या होता है, उसमें होता है तुम, युवाम, युवम, और यहाँ पर क्या होता है सेकेंड पर्सन में यू, यू, योर, योर्स। ठीक है, इसी तरह से उसमें थर्ड पर्सन में होता है अर्थात उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट पर्सन में वही चीज आती है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। या प्लूरल में देखें वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ। संस्कृत में देखते हैं वहां पर भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल, केवल एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब कोई भी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान को दर्शाया जाता है, और एक से अधिक यदि कोई होते हैं तो उन्हें डायरेक्ट प्लूरल में रख दिया जाता है। तो बात आती है प्रोनाउंस की। इस चार्ट को आपको अच्छी तरह से लर्न करना होगा कि कौन सा शब्द किस कैटेगरी में आ रहा है। ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि एडजेक्टिव है पजेसिव के अंतर्गत, कि प्रोनाउन है कि रिफ्लेक्सिव है। ये जैसा भी होगा उस रूप में आपको इसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए आप देखते हैं रूल लगता है SON। ये सन का नियम कहलाता है। ठीक है, ये सन का नियम कहलाता है। इसमें क्या होता है, S से होता है सब्जेक्ट और O से होता है ऑब्जेक्ट, N से होता है नो चेंज। तो ये 3 रूप हो गए, S से सब्जेक्ट, O से ऑब्जेक्ट, N से नो चेंज। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर S से सब्जेक्ट बता दिया गया, O से ऑब्जेक्ट बता दिया गया, N से नो चेंज बता दिया गया। मतलब क्या कहने का है, S से सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, S से सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, O से ऑब्जेक्ट मतलब सेकेंड पर्सन, और N से नो चेंज मतलब थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन आ रहा होगा। मतलब कहने का क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका मतलब कहने का क्या है। तो यहाँ पर आप देखें दिया हुआ है S, S से सब्जेक्ट,
अर्थात फर्स्ट पर्सन। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि ये जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, ये जितने भी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, ये जब रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। तो रिपोर्टेड स्पीच बताई गई थी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत जो भी भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। उसमें यदि इनमें से कोई भी प्रोनाउन आया हुआ है तो क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई आया हुआ है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बताया गया, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यदि ये इसी तरह से यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया होता तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यदि थर्ड पर्सन होता है तो उसे चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन चार्ट समझ में आ गया होगा। इसको देखें यहाँ पर, राम, इसके बाद क्या करेंगे, इसको आपको जैसा कि रूल लिखाया गया था, टोल्ड मी, कंजक्शन के कौन सा प्रयोग किया गया, दैट। अब ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो बताया गया फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हो रहा है, राम के अनुसार। राम क्या है, राम एक नाउन है और नाउन किसके अंतर्गत आता है, थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है, नाउन किसके अंतर्गत आता है, थर्ड पर्सन में। ये मैस्कुलिन और ये फेमिनिन। ठीक है, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन, फेमिनिन के लिए सी और मैस्कुलिन के लिए ही का प्रयोग करते हैं और इट न्यूटर के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, न्यूटर जेंडर के लिए इट का प्रयोग होता है और दे जो है वो प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ पर राम क्या है, मैस्कुलिन है और आई जो है, आई सभी के लिए प्रयोग होता है, चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। तो यहाँ पर आई जो है राम के अनुसार प्रोनाउन क्या होगा, यहाँ पर देखें थर्ड पर्सन का, क्योंकि राम है तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हैड कंप्लीटेड। अब यहाँ पर माई जो है, माई भी देखें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है और यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, ही है अर्थात राम है अर्थात ही है, ही के अकॉर्डिंग माई को देखें, यहाँ पर इस तरह से आप लेकर के आए, देखें तो यहाँ तक पहुँचे और इधर से जाएं तो कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, इस कॉलम में क्रॉस कर रहा है। तो ये मिला क्या, हिज मिल गया। तो हिज मिला यहाँ पर, तो क्या करेंगे, हिज को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इसके बाद दिया है वर्क, हिज वर्क। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बन गया, राम टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, तो ये तो बात थी सब्जेक्ट की, फर्स्ट पर्सन की। एक सेंटेंस और देखते हैं।
अब यहाँ पर देखें, ये कौन सा है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू है, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अभी बताया गया था कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या है, सोहन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे तो बनेगा क्या, राम, अब यू है यहाँ पर सोहन के अनुसार ही आएगा, वाज ए गुड बॉय। ठीक है, इसमें यू सब्जेक्ट था और सोहन के अनुसार उसका सब्जेक्ट ही आना था, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ही। ठीक है, वन मोर सेंटेंस, यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया है सी सेड ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो प्रोनाउन है ये किसका है, ये थर्ड पर्सन का है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है उसमें बताया गया चेंजिंग नहीं होती, नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर और कुछ करना ही नहीं है, सी सेड दैट, यहाँ पर भी टू दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसे भी चेंज नहीं किया जाएगा, कंजक्शन दैट लगा दिया। ही का ही रहेगा, ही वाज ए गुड बॉय। ठीक है, इस तरह से ये आपने देखा कि सन का नियम प्रोनाउंस चार्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से इसका प्रयोग किया गया, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग हुई। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको सेकेंड हेडिंग है टेंस से संबंधित, वर्ब ऑफ टेंस, उसको नेक्स्ट वीडियोज में आपके सामने लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स।